राजेश भाई, अब मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आपके पास आ रहा हूँ। बंगाल में बीजेपी की सेल की तरफ से एक मैसेज जाता है वहां की पुलिस को कि इसी तरह का एक हरकत बंगाल में हुई। वहां के आईजी उसकी ठीक से जांच कराते हैं और पता लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आईटी सेल बिल्कुल चुप है। मेरा कहना यह है कि मतलब आप कुछ भी करते रहेंगे, आप कुछ भी बोलते रहेंगे। आप जैसे नेहरू के लिए कि उनके नेहरू अपनी बहनों के साथ बैठे हैं तो कहना है कि उनके किसके साथ बैठे, क्या क्या ये नहीं किया है। तो ये इनकी विकृत मानसिकता तो बताती ही है, लेकिन ये भी बताती है कि बीजेपी वोट के लिए हम तो कुछ भी करेगा। इस उसमें आज हमारे राजस्थान के जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल बघेल साहब का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा भाई राजस्थान और छत्तीसगढ़ को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं आप। ये क्राइम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो क्राइम होता है उसके बाद एक्शन होता है, पुलिस अपना काम करती है। वहां जो मणिपुर में आप करा रहे हैं और आपके स्टेट स्पॉन्सर जो रहा वो नहीं है। इन सारी बातों पे राजेश भाई साहब आपसे एक टिप्पणी। और आज हमारे साथ एक बहुत सीनियर सीपी राय साहब भी आ गए हैं, सीपी राय साहब भी से बात करेंगे, लेकिन पहले राजेश भाई साहब आपसे। जी धन्यवाद आनंद जी। ये जो कुल मिलाकर के सारा मणिपुर का जो प्रसंग है, ये सचमुच में दिल दहलाने वाला है। और इस तरह से जो हिंसा का जो स्वरूप है वहां का, ये कभी भी भारतीय इतिहास में, मतलब आजादी के बाद अगर मैं कहूँ तो कभी नहीं देखा। ये क्रूर है, अमानवीय है, भयावह है। और गांधी के देश में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। आज एक और वीडियो मैंने देखा है, एक और सर्कुलेट हुआ है, और वो मणिपुर से ही आया है। उसमें भी कुछ लोग हैं, पहचान उनकी छिपी हुई है, लेकिन एक महिला है जिसकी पहचान नहीं छिपी हुई है। पहले उसकी पिटाई होती है, उसके हाथ बांधे जाते हैं, फिर उसको गोली से उड़ा दिया गया है। तो ये एक ऐसा क्रूर जो तालिबानी अंदाज है, वो मणिपुर में प्रकट हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 महीने 3 महीने होने को आए और ये हिंसा थम नहीं रही है। इसका अर्थ एक ही है कि जब लगातार कोई सरकार किसी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाती, तो उसको आमतौर पर तो यही परंपरा है कि बर्खास्त कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। सरकार के हाथ में अब वहां कुछ रहा नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री खुद ऐसा बयान दे रहे हैं जिस पर मतलब हम लोग भी चकित हैं, हैरान हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसी तो सैकड़ों एफआईआर यहाँ दर्ज हैं और आए दिन ऐसे मामले होते हैं। तो भाई साहब, आप संविधान की शपथ लेकर क्या बैठे हैं? कानून और व्यवस्था का बनाए रखने के लिए, कानून का राज, संविधान का राज कायम करने के लिए, और आप इस बात को बहुत ही गर्व के ढंग से कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब इस मामले में तंत्र पर शक होने लग जाए, संदेह होने लग जाए कि इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं हाथ है, तब ये तकलीफ होती है कि सरकार जो चुनी जाती है आनंद जी, वो सारे मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें मैतेई भी होते हैं, उसमें कुकी भी होते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सभी होते हैं। तो वो निर्वाचित सरकार सभी की संरक्षक है। और अगर निर्वाचित सरकार पर सवाल उठते हैं तो फिर ये ताज्जुब होता है कि ये कौन सा भारत और सभ्य समाज हम बना रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन समाज में एक मध्य युग की जो बर्बर परंपरा है, उसका भी हम विकास करते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जब नोआखाली के दंगे हुए थे, तो महात्मा गांधी निहत्थे गए थे और जलते हुए बंगाल को उन्होंने शांत किया था। दोनों समुदाय वहां जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, महात्मा गांधी के अनुरोध पर, महात्मा गांधी की आवाज पर वहां शांति स्थापित हो गई थी। कितने बार हमने नेहरू को देखा है और पढ़ा है और विजुअल भी उसके देखे हैं कि जहां दंगा हो रहा होता था या जहां इस तरह के झगड़े या सांप्रदायिक तनाव हो रहा होता था, नेहरू सीधे पहुंचते थे और अपनी छाती चीर के कहते थे कि भाई मारना है तो मुझे मारो, पहले मुझे मारो, उसके बाद आगे बढ़ो। और सारा देश शांत हो जाता था, या वो घटनाक्रम थम जाता था जहां नेहरू पहुंचते थे। ये दो बातें हैं। तीसरे प्रतीक हमारे यहाँ जो विनोबा भावे हैं,
उन्होंने भी सामाजिक रूप से रचनात्मक निर्माण की जो भूमिका निभाई है, ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि अहिंसा हमेशा सर्वोपरि है और अहिंसा से किसी भी प्रकार की हिंसा पर विजय पाई जा सकती है। मणिपुर में जो हो रहा है वो क्रूरता, अमानवीयता और हिंसक परंपरा के अलावा कुछ नहीं है। ये कौन सा, मतलब मणिपुर हम जिसको जानते थे, मैं गया हूं मणिपुर, अपने 2004 के चुनाव में गया हूं, उसके बाद भी गया हूं। हमने पाया है कि मणिपुर के लोग बहुत शांत हैं, बहुत ही आस्थावान हैं, बहुत ही धार्मिक हैं और अपने समाज के प्रति, क्यों आप ये बताइए, क्या 65 वर्षों से मणिपुर के लोग साथ नहीं रह रहे थे? लेकिन जब हम कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो तो कोई क्या करे? जब मतदाता ठग लिया जाए तो आप क्या करेंगे? जिस मतदाता ने अपना सारा विश्वास सरकार को सौंप दिया है, वही सरकार अगर उनके बीच में खून खराबा पे उतर आए तो आप क्या करेंगे? जी आनंद जी। मैं राजेश भाई, दो चीजें, एक तो मेरे दर्शक वो कह रहे हैं हाथरस में सबूत मिटाने के लिए किसी धूर्त ने लड़की की लाश आधी रात में डीजल डालकर फूंक दी थी। किसी ने नहीं, पुलिस ये काम कर रही थी, कोई धूर्त नहीं कर रहा था, पुलिस का पूरा बंदोबस्त ये काम कर रहा था और सरकार के संरक्षण में कर रहा था। राजेश भाई एक चीज ये बताइए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई थी और आज का अगर इंडियन एक्सप्रेस आप देखिए तो उसपे दुष्यंत दवे ने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है और उसमें लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल साहब जो तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने 6 मई के पिटीशन जो 7-8 को आई कि थिंग्स आर रिटर्निंग टू नॉर्मलेसी आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और साहब इसको डिसमिस किया जाए, और वो पिटीशन डिसमिस हुई और वन ऑफ द फाइनेस्ट गोंजाल्वेस साहब उसको इधर से प्लीड कर रहे थे। जो दुष्यंत दवे आज बात उठा रहे हैं उनके अनुसार जो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड टू एवरी सिटीजन, उनका कहना है ये हर सिटीजन का बेसिक राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए। और उनका ये भी कहना है कि 1948 दिसंबर 9 उन्होंने डेट दी है, दिसंबर 9 को डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात के लिए कहा था कि इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कुड नॉट रिफर टू एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन, जहां पे इंडिविजुअल भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं लग रहा है कल कह रहा है हम गुस्सा होंगे, हम वो होंगे, ये हो रहा, अरे भाई कर क्यों नहीं रहे हो? हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शन तो दे ही सकता है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं चूक हो रही है राजेश बादल साहब? जी देखिए आनंद जी, भारतीय लोकतंत्र में अब ये तो हम जानते हैं कि लोग व्यवस्थापिका से तो खफा हैं, नाराज हैं, कार्यपालिका खामोश है। हमने देखा है अपने जमाने में पत्रकारिता के उन दिनों में कि जब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते थे जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस रखते थे, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो बड़े स्तंभ हैं लोकतंत्र के, वो कमजोर हैं। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, और हम ये पा रहे हैं कि इन दिनों नहीं, कुछ वर्षों से न्यायपालिका किसी तरह से अपनी इज्जत बचा रही है। इसमें कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि एक जमाना था जब लोग सोचते थे, आम आवाम सोचती थी कि अगर सरकार से वो नाराज है तो कार्यपालिका अफसरों से वो नाराज है तो वो पत्रकारों के पास जाए। एक तरह से चौथा स्तंभ हम लोगों को जब माना जाने लगा था, तो इसलिए माना जाने लगा था कि हम लोगों की आवाज, आम आदमी की आवाज ऊपर ले जाते थे, उठाते थे और उनके लिए लड़ते थे। तो अब चूंकि अब हम मीडिया तो वो रहे नहीं, हमारा मीडिया भी अब एक तरह से 2 खंडों में बट गया है, तो अब मीडिया से भी वो निराश है, व्यवस्थापिका से नाराज है, कार्यपालिका से नाराज है और न्यायपालिका से भी अब वो नाराज है। आपको याद होगा कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने बीते दिनों एक बहुत ही दुख और आहत करने होकर के कहा था कि हमने ऐसा तंत्र, कुछ न्याय तंत्र विकसित किया है जिसमें गरीब वर्षों तक न्याय के लिए तरसता है और अमीरों को न्याय तुरंत मिल जाता है। ये अभी इन्हीं मौजूदा राष्ट्रपति का कथन है जब वो राष्ट्रपति बनी थी उसके कुछ दिनों के बाद।
तो जब ये बात देश का महामहिम राष्ट्रपति कहे तो आप समझ जाइए कि इसका अर्थ ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो कहीं ना कहीं उस घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब वो केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी लाज ढकने के लिए उतना काम करता है जिसमें लोगों की आस्था बनी रहे। बाकी जो चीजें हो रही हैं, आप सोचते हैं कि क्या ये देश देख नहीं रहा है? क्या ये मतदाता समझ नहीं रहा है? क्या ये लोग देख नहीं रहे हैं कि कैसे देश चल रहा है? तो एक तो बात ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा, भाई राय साहब ने एक बहुत गंभीर बात कही थी और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने परदेसी ताकतों की ओर इशारा किया था, करीब 3 हफ्ते पहले मैंने 5-6 अखबारों में एक आलेख लिखा था जिसमें मैंने बात साफ कही थी और मैं बहुत ही ठोस सबूतों के आधार पर मैंने बात लिखा था उसमें कि अब म्यांमार वो म्यांमार नहीं रहा है जो आपके साथ आंग सान सूची के नेतृत्व में हुआ करता था और जो कहती थी कि भारत मेरा दूसरा घर है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई भारत में हुई थी। लेकिन जब से फौजी हुकूमत म्यांमार में आई है वो चीन की गोद में बैठी हुई है और चीन आज से नहीं कब से ये कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट उसके कब्जे में आ जाए। और देखिए, सबसे बड़ा झटका इंदिरा गांधी के जमाने में उसको लगा था जब 1975 में सिक्किम का विलय भारत में हुआ था। तब से वो लगातार कोशिश कर रहा है। एक बात तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि उसमें अगर हम सियासी इतिहास नहीं जानते तो अनजाने में कोई भी सरकार है वो ऐसे भूल कर बैठती है जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती। उत्तर भारत में आप हिंदू मुस्लिम का एक सांप्रदायिक कार्ड खेल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म का अगर आपने खेल खेला तो ये बहुत भारी पड़ेगा और जिसका कोई खामियाजा आप मतलब इसकी कोई भरपाई ही नहीं हो पाएगी। ये देश को बांटने की साजिश है और उसके पीछे म्यांमार और चीन हैं। बहुत साफ इशारा उसमें था। इंटेलिजेंस भी के लोगों से मेरी बात होती है, तो ये मैं उस आधार पर कह रहा हूं। और चूंकि अब आपके शो का वक्त हो रहा है तो असल जो बात आपने प्रियंका गांधी वाली कही थी, अगर आपकी अनुमति हो तो मध्य प्रदेश के चुनाव पर 2 मिनट ले लूं। जी जी प्लीज। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी दिलचस्प है इस बार। मध्य प्रदेश में आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ये प्रदेश बनने से पहले औपचारिक रूप से 3 प्रदेश थे। देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है। यानी यहाँ पर एक फॉर्मल मध्य भारत प्रांत था, औपचारिक महाकौशल प्रांत था, औपचारिक विंध्य प्रदेश था और आजादी के बाद से था। ये प्रदेश तो 1956 में बना। ये 3 प्रदेशों का विलय होके मध्य प्रदेश बना था। तो आज भी इतने वर्षों के बाद भी ये 3 प्रदेश अपनी विशिष्ट जो छाप है उस छाप के साथ इस प्रदेश की सीमाओं में बने हुए हैं। एक चौथा टुकड़ा और बचता था जो सीपीएन बरार में आता था, जिसकी नागपुर राजधानी हुआ करती थी। तो एक टुकड़ा वो भी है और उसमें बड़ा वर्ग आदिवासियों का है। इन तीनों वर्गों में आप कहें कि अब मध्य भारत जो था, जहां प्रियंका गांधी कल गई थी, वहां उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा धोखेबाजी का उठाया कि किस तरह से माधवराव सिंधिया ने इस इलाके में कांग्रेस को सहायता दी, मजबूत किया, लेकिन उनके बेटे ने, जिन्होंने कि संसद में पहुंचते ही कांग्रेस ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, शायद कोई आम सांसद होते तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने में 25 साल लग जाते, लेकिन कांग्रेस ने उनको इतना भरोसा किया और उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा। ये बात उन्होंने कही और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसने भारतीय जनता पार्टी को खुद भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के जो सिंधिया कांड जब से हुआ है, इसके बाद आम जनता यहाँ की बहुत दुखी है और खासतौर पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कृत्य किया है वो उसको अभी तक नहीं भूल पाई है। तो ये बात प्रियंका गांधी ने बहुत जोर से उठाई है और चूंकि ग्वालियर में महल पॉलिटिक्स बहुत चलती है, लेकिन अब वो महल जो है वो धराशायी हो रहा है क्योंकि सिंधिया के खिलाफ अब सारे कांग्रेसी एक हैं, सारे बीजेपी के एक हैं। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर जिले की सीटें अगर वो बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ग्वालियर, ये हो गया मध्य भारत संभाग की बात। मध्य भारत का एक दूसरा बड़ा शहर है इंदौर।
इंदौर के एक बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ जो सारी जीवन भर बीजेपी भाजपाई रहे, वो ये सत्यनारायण सत्तन और तमाम वहां के जो सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी से खुलेआम अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं, लेकिन पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो मालवा के थे कैलाश जोशी, जिन्हें बीजेपी की पॉलिटिक्स में संत कहा जाता था, उनके बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए, दीपक जोशी, जो एक बहुत ही निर्विवाद नेता आज भी है। मालवा निमाड़ से एक और बहुत बड़े नेता हैं रघुनंदन शर्मा, जो पिछले 50-60 वर्षों से बीजेपी के सदस्य बने हुए हैं, कभी छोड़ के नहीं गए और उनकी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठा। उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी द्रौपदी बन गई है और उसके 5 पति हैं। 5 पतियों से उनका आशय ये था कि यहाँ 5 प्रभारी हैं और वो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक और फैसला लिया अभी हाल में, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को और मध्य प्रदेश का प्रभार दे दिया है। तो इस तरह से ये 7 लोग हो गए हैं जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तीसरा मैं आता हूं महाकौशल की ओर से। महाकौशल का सीधी का पेशाब कांड आपने सुना ही होगा। इस कांड से आदिवासी बहुत उद्वेलित हैं। आदिवासी देखिए इस देश में सबसे खामोश शांत रहने वाला कौम है और जो अपने लिए मांगता नहीं है। आप उसको जंगल से हटा देते हैं, वो बेदखल हो जाता है। आप उसको विस्थापित कर देते हैं, वो दूर जाके अपनी झोपड़ी बना लेता है। आप उसको वनोपज का इस्तेमाल, जल जंगल और जमीन का जो हक है उससे भी बेदखल कर देते हैं। रोजी रोटी का जो है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है तो भी वो मान लेता है। लेकिन आदिवासी एक ऐसी जाति है, समुदाय है, और मध्य प्रदेश क्योंकि आदिवासियों का प्रदेश है, यहाँ सबसे ज्यादा गौंड आदिवासी हैं, जो संसार में सबसे बड़ी संख्या है गौंड आदिवासियों की। तो ये सारे आदिवासी अपने सम्मान के भूखे हैं और अपने सम्मान पर आंच नहीं आने देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करता है और मुख्यमंत्री उस सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि ऐसे किसी पीड़ित का ना चेहरा दिखाया जाना चाहिए, ना पहचान दिखाया जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पीड़ित को बुला करके और सारे मीडिया को बुलाते हैं और उसको दिखाते हैं कि देखो दुनिया वालों, ये वो पीड़ित है जिसके ऊपर मेरी पार्टी के नेता के कार्यकर्ता ने या मेरी पार्टी के कार्यकर्ता ने पेशाब की। तो मुख्यमंत्री ने कितना संवैधानिक काम किया है, मैं ये मतदाताओं और आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं। एक और घटना जल्दी से बता के, क्योंकि अब वक्त हो रहा है, मैं बात समाप्त करना चाहूंगा। क्योंकि जबलपुर एक बहुत महाकौशल का बड़ा केंद्र बिंदु है और जबलपुर से एक दलित राज्यसभा सांसद बीते दिनों चुनी गई थी। उन दलित राज्यसभा सांसद के साथ इतना व्यवहार खराब हुआ कि उन्होंने अपनी व्यवस्था के खिलाफ पुतला जलाया। उनके साथ भेदभाव होता था। कभी आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी की सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एक आदिवासी कार्यकर्ता पेशाब कर रहा है, दलित सांसद पुतला जला रही है। और तीसरा विंध्य जो इलाका है, जो विंध्य इलाके में बीजेपी का एक विधायक जो कहता है अपने ही सांसद को, बीजेपी के सांसद को, ये राक्षस है और मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए आया हूं। तो आप ये देखिए कि इस तरह की जो शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही हो, हालत खराब है, रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। हर महीने, पिछले 6 महीने में आप ये मान के चलिए कि 30,000 करोड़ का कर्जा लिया गया है। हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया जाता है। टोटल कर्ज जो हो गया है करीब करीब 3.5 लाख करोड़ हो गया है। और वहां पर यहाँ बुजुर्गों को तीर्थयाटन कराया जा रहा है, फ्लाइट से तीर्थ कराया जा रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। किसान नाराज है, आदिवासी नाराज है, व्यापारी नाराज है। आप बात क्या कर रहे हैं? कौन से कुशासन सुशासन की बात करते हैं? अब ये चौंचले चले गए। आज की तारीख में मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि बीजेपी 50 के ऊपर आज की तारीख में नहीं जा रही है, 50 सीटों के ऊपर। अगर विधानसभा में टिकटों का बंटवारा ठीक से किया तो शायद ये संख्या बढ़ जाए। लेकिन अब जहां 7 प्रभारी हों तो किसकी चलेगी? क्योंकि एक बीजेपी में 3 बीजेपी इस समय चल रही हैं। शिवराज की बीजेपी है, एक नाराज बीजेपी है और एक महाराज बीजेपी है, सिंधिया वाली। तो जब 3 बीजेपी आपस में लड़ रही हों तो आप देखिए कि पार्टी की हालत क्या होने वाली है। अब प्रधानमंत्री का चेहरा चलने वाला नहीं है
जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 15 राज्यों में हार चुकी है बीजेपी। तो आप सोचिए कि उस चेहरे का कितना अब मोल बचा है। जी। जी